और जो ये छोटी-छोटी घटनाएँ हैं ना, ये एक परीक्षण है। कटेंगे तो बटेंगे या गौ मास वाली घटनाएँ या उत्तराखंड वाली घटनाएँ, हम उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, उनको एक रीजनल एक छोटा-सा इवेंट मान रहे हैं। जबकि ये सब परीक्षण की घटनाएँ हैं। ये देखने के लिए कि जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर देते हैं। नारा कहीं पर बीजेपी की जगह आरएसएस ने गढ़ दिया था, फिर योगी जी के मुँह में डाल दिया था, तो फिर योगी जी ने बोल दिया था। योगी जी इतने महान विचारक नहीं है कि उनके दिमाग में कोई नारा भी आ जाए। है ना? अधिकांश पुलिस बल को एक निजी मिलिशिया के रूप में जो बदल दिया है, जिनका माइंडसेट, जिनकी ट्रेनिंग, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ सांप्रदायिक हो गया, ये देश के आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आरएसएस क्या काम करता है? आरएसएस इस प्रकार से देश की धार्मिक, सामाजिक विविधता को समाप्त करके उसकी जगह नफरत के बीज बोने के अलावा करता ही क्या है? मोहन भागवत जी कह रहे हैं हमें घर घर आरएसएस का संदेश लेके जाना है, हर गांव में शाखा लगाना है। तो क्यों लगाना है? यदि शाखा में लठ लेके घुमाना आत्मरक्षा है, तो भागवत जी जवाब दें कि 5 लाख रुपए रोज सरकारी खर्चे से उनकी जो सुरक्षा हो रही है, जेड प्लस सुरक्षा की, उसकी क्यों जरूरत है? वो अकेले अपने लाठीधारी जो भूरी पतलून वाले, उनकी सुरक्षा से क्यों संतुष्ट नहीं है? आदेश दिया गया है कि जो डीएम हैं और कमिश्नर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो इन डीएम्स और कमिश्नर्स की जो एसीआर है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें दर्ज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इनके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे, इनको इन्वेस्टमेंट ना आने के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अब जरा सोचिए, जहां बहराइच हो रहा हो, जहां इतनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही हो मंदिर मस्जिद के नाम पर, वहां इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण सरकारी नीतियां हैं, अधिकारी थोड़ा ना है, और अधिकारी अंडर प्रिविलेज्ड के लिए जो स्कीम्स हैं उन पर ध्यान देगा, अधिकारी वेलफेयर स्टेट के नोशन पर ध्यान देगा, अधिकारी गरीबों पर ध्यान देगा, कि अधिकारी इन चीजों पर ध्यान देगा। मतलब आप एक अधिकारी को मार्केटिंग मैनेजर बना दीजिए, बाध्य कर रहे हैं कि तो ये मार्केटिंग मैनेजर। नफरत के उस दौर में चले गए हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम 100 जूते खा सकते हैं, लेकिन जो मूल्य की चूड़ी टाइट होना चाहिए। हमारी पूरी क्षमता, हम वोट ही उसी के लिए दे रहे हैं। वोट किसके लिए दे रहे हैं? तो इसी वही सरकार देगी ना आपको। आपने वोट कभी उसके लिए किया नहीं, आपने ना बिजली के लिए, पानी के लिए, कारखाने के लिए कहाँ वोट देते हम? और एक जगह मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था पंकज जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का था, एनआईएच का। उसमें था कि भारत में जो बर्डन ऑफ डिजीज है, उसमें लंग्स की डिजीज का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है, और बहुत जल्द हम दुनिया में नंबर 1 पर होंगे। हम जय श्री राम के नारे लगाते हुए मौत की ओर जा रहे हैं। तमाशा देखिए, बाकी तो सब नारे हैं, नारों का क्या है। हम लोग काम है कोशिश करके लोगों को ये बातें बताते रहे। पर्यावरण की खबरों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर ये चर्चा नहीं है कि लंग डिजीज बढ़ रही हैं, कहीं ये चर्चा नहीं है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं। जैसे यही बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, जो आपने अभी बताई, कि उत्तराखंड में जो लोगों को पानी मिलता है वो पेरिनियल रिवर्स से नहीं मिलता है, उन नदियों से नहीं मिल रहा है जो हिमालयी नदियां हैं, जबकि लोगों को लगता होगा गंगा यमुना तो वहीं से आ रही हैं सारी। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान, एनबीटी के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्ते सर। पहली खबर जो मैं लेना चाहूंगा वो है लखनऊ से। लखनऊ में कस्टोडियल डेथ हुई है। मोहित पांडे नाम का एक लड़का है, उसकी कस्टोडियल डेथ हुई। एक दिन पहले पुलिस वाले उसको उठा करके ले गए एक विवाद की वजह से, और इसके बाद वो अगले दिन जेल के अंदर ही मरा पाया गया। ताज्जुब की बात यह है पंकज जी, जो मैं यहाँ नोटिस करना चाहूंगा वो ये कि यूपी कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है भारत में। यूपी क्राइम अगेंस्ट विमेन में नंबर 1 में है भारत में। राष्ट्रीय महिला आयोग को जितनी शिकायतें जाती हैं उसमें यूपी नंबर 1 है। यूपी नंबर 1 है एनकाउंटर किलिंग में। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये यही लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है उत्तर प्रदेश का? देखिए, लखनऊ में कस्टोडियल डेथ की या पुलिस की अभिरक्षा में हत्याओं के क्या खूबसूरत मामले, मैं खूबसूरत दुर्भाग्यपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक व्यक्ति को सड़क पर पुलिस फर्जी रूप से एनकाउंटर में पिछले साल मार देती है। और ये जो डेथ हुई है, पहली डेथ नहीं है, ये पिछले 1 हफ्ते की दूसरी डेथ है।
हाँ, बिल्कुल सही लखनऊ बात, में, है बिल्कुल। ना, कस्टोडियल डेथ। और हुँ, एक्चुअल क्या है कि पुलिस उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक हुँ, सरकार की निजी मिलिशिया के रूप में काम कर रही है। यहाँ पर अपराधियों से, जो तथाकथित मुजरिम है, उनसे बकायदा ऊपर के स्तर से डबल रूप से वसूली की जाती है कि तेरे को बगैर गोली के मारे पकड़ना है तो इतने पैसे लगेंगे, अकेले पैर में हुँ, गोली मारना है तो इतने पैसे लगेंगे, ऐसे जगह गोली मारना है कि तुम्हें गोली भी लगे और तुम जिंदा रहो तो इतने पैसे लगेंगे, और तुमको ऐसे गोली मार दी जाए कि तुम मर जाओ तो इसके इतने पैसे लगेंगे। और इन सब के अंदर दोनों पक्ष से पैसे लिए जाते हैं, यानी कि जो जिसको गोली खानी है उससे भी पैसे लिए जाते हैं, और जो जो गोली खाने वाले का विरोधी पक्ष है, जो उसका दुश्मन है, उससे भी पैसे लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की वसूली में पूरे उत्तर प्रदेश में लाइन एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। आप गाजियाबाद शरीके, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका जिसको कश्मीर कमिश्नरेट है, वहां पर एक्सटॉर्शन, छिनैती, इस प्रकार की घटनाएं टॉप पर हैं। और यहाँ पर एक समानांतर पूरे उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक लंपट है उनका गिरोह खड़ा कर दिया है। हिंदू जागरण मंच, हिंदू मुक्ति मंच, राष्ट्रीय हिंदू मंच, सेना, ये सब जो लंपट लोग हैं, ये अलग अलग किस्म से वसूली कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की हरकतें होती हैं तो विधायक स्तर के लोग, चाहे सिद्धेश्वर सिंह बहराइच के हों, चाहे नंदकिशोर गुजर लोनी के हों, वो सीधे चीफ मिनिस्टर को जाकर मिलते हैं, और जो कोई भी पुलिस वाले सही कार्रवाई करते दिखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करा लेते हैं। एक वीडियो सामने तो आया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में पंकज जी, जिसमें एक एक पुलिस अधिकारी था जो एक किसी राजपूत नेता को डांटने में लगा हुआ था कि तुम बच्चों का भविष्य या बर्बाद कर रहे हो, तुम इनको लिए जा बर्बाद रहे कर, हो। यस। हाँ, सुना है कि उसका सस्पेंड हो गया, वो व्यक्ति सस्पेंड हो गया, वो सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया तुरंत। यस। तो तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये, बात सिर्फ कस्टोडियल डेथ की नहीं है, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग को जाने वाली हर एक शिकायतों तरीके के के, बारे में नंबर वन में, बलात्कार में, हर चीज में यूपी नंबर वन है, यही मॉडल है। हम्म, मैंने आपको बोला ना कि जब आप जो लाइन एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की जो संस्था है, वो व्यक्तिगत मिलिशिया के रूप में काम करने लगेगी, हुँ, जिसका हुँ, हुँ। चरित्र ही निष्पक्ष ना होकर जो प्री ऑक्यूपाइड माइंड से होगा, हुँ, तो हुँ, हम उससे हुँ। क्या उम्मीद करेंगे? भाई, कानून की निगाह में सब कुछ बराबर होते हैं, लेकिन कानून का संपालन जो वाली की जो एजेंसी है, उसकी हुँ, निगाह हुँ, हुँ। में सब बराबर ही नहीं है। न लैंगिक रूप से, न धार्मिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न आर्थिक रूप से। वो पहले से बिल्कुल। प्री ऑक्यूपाइड माइंड है, वो एक तरफ पक्ष में है। तो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये स्वाभाविक सह उत्पाद है इस प्रकार की मानसिकता से काम करने वालों के लिए। और और एक चीज़ और जोड़ना होगा पंकज जी इसमें, कि ये जो उस दिन हम्म, हमारी बात नहीं हो पाई थी बटेंगे तो कटेंगे में, ये पता नहीं स्लोगन ही हम्म, कैसा है, मतलब मुझे लगता है कि हम्म, न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था इस किस्म के स्लोगन पर। इतना हिंसक स्लोगन है ये। अ, मोहित पांडे को कस्टोडियल डेथ में मार दिया गया। मर्डर। ठीक है। हम्म, तमाम जो बलात्कार हो रहे हैं, तमाम जो महिला आयोग को जो शिकायतें जा रही हैं, तो क्या वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव पर ही हैं, या तो वो जो बटने और कटने वालों में से नहीं है? कौन से हैं वो लोग जो बटेंगे कटेंगे वाले हैं? मेरे हिसाब से ये तो नारा ही जो है भारत की खूबसूरती के खिलाफ है। आप किस चीज को बंटने की बात कर रहे हैं? यही बात है। विविधता को बंटना कह रहे हैं? डाइवर्सिटी क्या डिविडेंट है, यानी जो विविधता है उसको ये बंटना कह रहे हैं? हुँ, 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 यदि हुँ। मैं अलग अलग धर्म को, अलग अलग पूजा पद्धति को, अलग अलग भोजन को, अलग अलग कपड़ों को अपनाता हूं, तो क्या बंटना होगा? एक झंडा, एक राष्ट्रगीत, एक देश हमको एक सूत्र में बांधता है।
लेकिन हमारा बिल्कुल। भोजन अलग हो सकता है, हमारी पूजा पद्धतियां अलग हैं। ये हुँ, आज हुँ। से नहीं है। जब से हम भारत को एक वर्ष के रूप में अपनाते हैं, वर्ष इज नॉट द ईयर, तब से ही ये उपस्थित है। आप कौन सा बंटने की बात कर रहे हो? अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स के मामले में सबसे ऊपर, या कस्टोडियल डेथ के मामले में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद राजपूत सबसे आखिर में। तो ये बंटना है कि कटना है? आप बताइए ना। बिल्कुल सही बात है और अब तो आरएसएस भी इसी तो नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ रहा है। दत्तात्रेय होसबोले जिनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी कल बोले हैं हम्म, कहीं पर शायद मथुरा में उनका जो बैठक थी हम्म। उसमें बोले हैं कहीं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नैरेटिव उन्होंने भी उठा लिया। आजकल का ये सब अखबारों के बिकने का लक्षण है। ये नारा कहीं पर बीजेपी की जगह आरएसएस ने गढ़ दिया था, फिर योगी जी के मुंह में डाल दिया था, और फिर योगी जी ने बोल दिया था। योगी जी इतने महान विचारक नहीं है कि उनके दिमाग में कोई नारा भी आ जाए, है ना? ठीक ठीक है। है। लेकिन तो वो लेकिन पंकज जी जो आरएसएस जिस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, जिस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन गौरक्षक दल भी है। आपको ये खबर मिली होगी, अखबारों में हर जगह थी खबर ये कि साबिर नाम का जो एक मुसलमान था जो पश्चिम बंगाल से आया था, कूड़ा कचरा बटोरने वाला, ये बिल्कुल गरीब बहुत, आदमी, हाँ जी, हाँ। हाँ, जिसको अगस्त में कुछ गुंडों ने मिलकर जो अपने आप को गौरक्षक दल बोलते हैं, कहा कि तुम अपने घर में गोमांस पका रहे हो, उसको ले गए बाइक में बिठा करके और 3 घंटे बाद उसको मार के फेंक दिया। मार फेंक दिया था। हाँ, 2 दिन पहले पुलिस ने आके उनके घर वालों को बताया कि वो गोमांस नहीं था। अच्छा होता कि हम्म। उसको साबिर को भी ले आते, जो मर गया था साबिर, उसको भी ले आते कि देखो हम इसको जिंदा करके ले आए हैं। मतलब किस किस्म का हम्म। प्रशासन है ये, और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में भी कैसे रह सकते हैं? गौरक्षक दल कैसे एग्जिस्टेंस वो में रह सकता है जबकि इसका आधार ही हिंसा है, पंकज जी? वो अभी देखिए ना, उत्तराखंड में लगातार 8 दिन से पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा था कि ये हिंदू रक्षा दल वाले वो उत्तरकाशी की मस्जिद तोड़ने आ रहे हैं। हम्म। पूरे उत्तराखंड के जो प्रोग्रेसिव लोगों ने, उन्होंने बाकायदा एक ज्ञापन दिया कि देखिए इस अवांछित लोगों की एकत्रित होने से रोको, लेकिन नहीं रोका। जब वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और जब लगा हम्म। कि अब स्थिति खराब होगी, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके अंदर 12-15 नारंगी लोग गिरफ्तार को चोट लगी। तब हुआ तो आप हम वो पुलिस की असफलता थी कि पुलिस चाहती थी कि पहले कुछ हंगामा हो जाए, उसके बाद हम पकड़े? तंत्र ही इस प्रकार से काम कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। और बहराइच का वीडियो भी आपने देखा होगा, एक जो बहराइच का वीडियो आया जिसमें पुलिस वालों के साथ ही गुंडे जा रहे थे, ठीक है, और हम्म, इसके बाद वो एक गाड़ी में आग लगा देते हैं। आप देखिए तो कैसे जॉम्बीज जैसा व्यवहार कर रहे हैं उस वीडियो में। वो एक ही गाड़ी को अरे हर एक भाई, आदमी आके पीट रहा है, जैसे ऐसा लगता है जैसे उनमें उनके पास दिमाग ही नहीं है, उनके पास जीवन ही नहीं है। वो आते हैं एक ही गाड़ी को पीटते रहते हैं, लाइन से आ रहे हैं, फिर इसके बाद उसमें आग लगा देते हैं। पुलिस उनके साथ थी। नहीं, वो तो कोई नई चीज नहीं है ना। जब वो जो दैनिक भास्कर का जो वीडियो सामने आया, जिसमें वो हाथ में मसल के गांजा निकाल रहे थे, दो हम्म। जॉम्बी, हम्म। तो वो तो कह रहे थे हम्म। कि हमको केवल 2 घंटे की छूट दी थी पुलिस ने गद्दारी कर दी। तो वो तो हम्म। खुलेआम वो कह रहे हैं कि पुलिस ने केवल 2 घंटे की छूट दी थी। तो जो कुछ अति उत्साही होंगे, जो शाखा से सीधे भर्ती हो गए होंगे पुलिस में, इन्हें खाकी नेकर की जगह खाकी पैंट पहन ली होगी उन्होंने, तो वो सब यही तो कर रहे होंगे। हम्म। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अधिकांश पुलिस बल को एक निजी मिलिशिया के रूप में जो बदल दिया है, जिनका माइंड सेट, जिनकी ट्रेनिंग, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ सांप्रदायिक हो गया, ये देश के आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो छोटी छोटी घटना है ना, ये एक परीक्षण है। कटेंगे तो बटेंगे, या गौ मास वाली घटना है, या उत्तराखंड वाली घटना है, हम उसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, उनको एक रीजनल, एक छोटा सा इवेंट मान रहे हैं। जबकि ये सब परीक्षण की घटनाएं हैं।
ये देखने के लिए कि जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो इन सब चीजों को कैसे अवॉइड कर देते हैं। जिससे हम 10 से शुरू करें, फिर 50 पे आए, फिर 100 पे आए, फिर इन घटनाओं को बड़ा करके चले जाएं। हम्म। तो ये बिल्कुल सही। आरएसएस और बीजेपी का तरीका है ये एक खुजली की तरह है, जिसका आप यदि शुरुआत में इलाज नहीं करोगे तो खुजली बढ़ती चली जाती है। तो आरएसएस और बीजेपी वायरल खुजली है, जो इस देश में पहले एक बिंदु के रूप में शुरू होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। दुर्भाग्य है कि नेहरू और इंदिरा गांधी तक वो इस खुजली को वहीं की वहीं दबा देते थे। इसीलिए इन सब की नफरत और गालियों का शिकार हुआ लोग हैं। हम्म। ये सब वो बिल्कुल लोग सही। हैं जिनको जब खुजली शुरू हो, उसी समय इन पे गंधक डाल के इनको नष्ट कर दिया जाए। और ये बड़े प्लान का हिस्सा ही लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही इंडिविजुअल है। घटना है, ऐसा लगता है ये एक ही थ्रेड से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। इसीलिए देखिए, बिल्कुल जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनका रिस्पांस बहुत सधा हुआ आता है। कोई ऐसा रिस्पांस नहीं बिल्कुल। आता जिससे इन घटनाओं को बंद किया जा सके। अब अभी एक सरकारी रिपोर्ट है जिससे पता चल रहा है कि कश्मीर में जो यूथ है वो कट्टरपंथी होता जा रहा है। कट्टरपंथ वहां बढ़ा है, जबकि 2019 के बाद जब ये 370 हटाए तो और 35 से हटाया, तो ये दावा कर रहे थे कट्टरपंथ खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, ब्लैक मनी खत्म नहीं, होगी, लेकिन इसमें से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कट्टरपंथ बढ़ अलग देखिए गया। देखिए आज से 10 साल पहले हम लोग यूएन में कह रहे थे कि हम्म। कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है या टेररिज्म है, वो भारतीयों की हम्म। देन नहीं है। हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन है, जो विदेशी आतंकवादी है वो आकर हमारे आतंकवाद की घटना करते हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद में अब सरकार कह रही है, जो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मनाक भी है और हमारे दावों के विपरीत है, कि हम्म। कश्मीर में जो भी आतंकवाद है वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आप कह सकते हो, लेकिन हम्म। जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं वो सभी भारतीय ही हैं। आप समझ रहे हैं? ये हम्म। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारी नीतिगत स्तर पर हार है। हम बहुत सारे जो दावे कर रहे हैं कि कश्मीर में उद्योग धंधे खुल गए, शांति आ गई और सब कुछ आ गया, इसका मतलब है कि यदि पिछले 10 साल में वहां पे युवा कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि नीतिगत आधार पर हमारी जो भी पॉलिसी रही है धारा 370 हटाने के बाद में, या तथाकथित रूप से आर्थिक मजबूती के रूप में, या कथित रूप से उग्रवाद के दमन के रूप में, या तथाकथित रूप से आर्थिक स्थिति के मजबूत के रूप में, वो सभी फर्जी है। वो हाँ, बंदूक के एग्जैक्ट। बल पर दबाए गए दबाया गया तात्काल यानी टेम्परेरी अरेंजमेंट है। इट इज नॉट द मास रिफॉर्म। ये यानी लोक सार्वजनिक रूप से आया बदलाव स्वाभाविक बदलाव नहीं है। हमने कुछ हम्म। लोगों पर कुचल के उनको जबरिया थोड़े दिन के लिए चुप करा दिया है। तो ये किसी भी तंत्र के लिए असफलता कहलाती, सफलता नहीं कहलाती। ये बिल्कुल सही कह कश्मीर रहे की हैं। असफलता है। और हम्म। ये उसी तरीके का कि जैसे बलून में भरी हवा को कुछ देर के लिए दबा के तो रख सकते हैं, लेकिन वो ब्लास्ट हो गई होगा। हम अपने युवाओं को ही नहीं रोक पा रहे, तो हमारी कहाँ से नीति सफल हो गई आपको क्यों लगता है क्यों नहीं रोक पा रहे होंगे? क्योंकि रोजगार नहीं है युवाओं के पास, कुछ करने के नहीं, लिए नहीं है। बात अकेले रोजगार की नहीं। देखिए, हो हम्म। सकता है कि कुछ राष्ट्रवादियों को ये तकलीफ दे लगे, लेकिन ईमानदारी की बात है कि हमको ये मानना पड़ेगा सबसे हम्म। पहले समस्या को लेकर। कश्मीर घाटी में सेपरेटिज्म एक समस्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिज्म एक समस्या है। और वहां के सेपरेटिस्ट लोगों को बाकायदा पीएम हाउस से बुलाकर बातचीत की जाती है, उनके साथ में पीस टॉक किए जाते हैं। वो उनके लोग जो नगा मुक्ति वाले हैं या मिजो हैं, उनको बुला के पीएम हाउस में पीएम लेवल पर पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए जाते हैं। वो सेपरेटिज्म को हम एक समस्या के रूप में मानते हैं और उसके बाइलेटरल द्विपक्षीय समाधान की बात करते हैं। लेकिन कश्मीर में उससे उल्टे हम कश्मीर के सेपरेटिज्म को मानते ही नहीं है। हम उसको मानते हैं कि ये केवल एक पाकिस्तान की साजिश है और जिसको हमको केवल सैनिक स्तर पर कुचल देना चाहिए। आप समझ रहे हैं?
पर ये पहले तो प्रधानमंत्री हैं ना पंकज जी, पर ये पहले प्रधानमंत्री हैं, ये पहली सरकार है जो इस तरीके से मानती है। इससे पहले की तो कोई सरकार ऐसे नहीं मानती थी ना, अटल बिहारी सरकार मानती थी, तमाम कांग्रेस जी, और तमाम हर एक ने पीस, आपने कभी नहीं पीस टॉक मानती। हर जगह पे देखिए। देखिए बिल्कुल। तभी तो कश्मीर कश्मीर में ये तो विश्व की पहली सरकार है जिसने एक पूर्ण राज्य के दर्जे को खत्म करके उसको वो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, उसको डिवाइड कर दिया। ये सब तमाशे क्यों किए गए? यानी इसका मतलब है कि धारा 370 को समाप्त करना हो या उसका डिनोटिफिकेशन करना हो, ये सब एक असफल प्रयोग रहे हैं। और ये केवल आप जो कुछ भी दिखा रहे हो, देखिए जब तक हम सोशल चेंज की बात नहीं करेंगे, जब तक वहां के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कि सेपरेट स्टेट के रूप में कश्मीर एक असफल प्रयोग रहेगा, हम भारत के साथ में ही कश्मीर का भविष्य है, इसमें हम युवाओं को नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक हम वहां पर शांति नहीं ला सकते हैं। आप किस दावे की बात कर रहे हैं? तो 2012 में जब वहां पर जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, तो 72% वोट पड़े थे। यदि आप मतदान को आधार मानते हैं, हम्म। तो अभी भी कम मतदान हुआ है। मतलब डीबीसी इलेक्शन में 72% वोट पड़े थे। तो हम किस बिल्कुल। जमाने की बात कर रहे हैं? हम जब तक लोगों को जमहूरियत से नहीं जोड़ेंगे, जब तक लोगों को संतुष्ट नहीं करेंगे कि भारत का आईन ही कश्मीर की रक्षा कर सकता है, हम्म। हम लोगों को उठाते मार देते हैं। अ, वो हथियार क्यों उठा रहे हैं? उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं? इसके ऊपर हमारा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारत सरकार एक ढोंगी सरकार है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अमित शाह जी जो है बंगाल में कल भाषण दे रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हम बंगाल में घुसपैठ रोक देंगे। पहला चीज तो ये है कि घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ से लेकर सब कुछ तो आपके पास है, ममता बनर्जी सरकार के पास तो नहीं है। लेकिन दूसरा आप देखिए कि मजेदार चीज है कि आज के अमर उजाला में एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हम्म। अमर उजाला की रिपोर्ट बोलती है कि पिछले 10 साल हम्म। में जब से अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और बटेंगे और कटेंगे वाले चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो हम्म। बता रहे हैं कि जो बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, जो हम्म। नेपाल की सीमा वाला इलाका है, वहां पर जहाँ नो मेंस लैंड था, वहां पे तो पक्की सड़क बना दी। उस इलाके की डेमोग्राफी बदल गई। उस इलाके में 10 साल पहले हम्म। 1,339 2018 में मस्जिद और मदरसे थे, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 1,540 हो गए। ये सरकारी एजेंसी कह रही है। और हम्म। वहां पर जो रोशन पुरवा वगैरह इलाके हैं, वहां पे नो मेंस लैंड में सरकार तो बनी गया, सड़क तो बनी गई है, वहां पर लोगों ने धान की खेती भी शुरू कर दी। तो अब आप बताइए कि वहां पर नो मेंस लैंड में ये सब हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहां पर राज्य सरकार भी आपकी है, एसएसपी भी आपकी है, केंद्र सरकार भी आपकी है। जब उत्तर प्रदेश में न तो आप घुसपैठ रोक पाए, न वहां पर डेमोग्राफिकल चेंज को रोक पाए, न आप वहां पर पक्के कंस्ट्रक्शन रोक पाए, तो आप बंगाल में ऐसा क्या है आपके पास कि बंगाल में ही कर पाएंगे, यूपी में नहीं कर पाए? सरकार या बनानी आपने है। उत्तर प्रदेश में, या जी उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा क्यों होने दिया? क्या जानबूझ करके कर रहे हैं आप? क्योंकि एक चीज जान के चले, संगी और मुसंगी एक ही होते हैं। और ये संगी और मुसंगी जब धुरा कुश्ती लड़ते हैं, तो बेचारे दोनों जो तबके के गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू है वो मारे जाते हैं। बाकी में तो लाला जी का लड़का विदेश पढ़ने चाहता है, और जो बड़े मुसंगी हैं उनके बच्चे भी विदेश में एमबीबीएस पीएचडी करते हैं। है ना? हम्म। तो आप देख लीजिए ना, या ये आज की जरूर लोगों को देखना चाहिए। अमर उजाला में अच्छी रिपोर्ट है कि जब आप हम्म। वेस्ट बंगाल में दावा कर रहे हो कि हम रोक लेंगे, हालांकि वहां पर भी सेंट्रल एजेंसी के हाथ में सब कुछ है। वहां बॉर्डर का हम्म। 40 किलोमीटर का इलाका तो बीएसएफ के पास है ना।
तो क्या अभी आपने बीएसएफ को बोल रखा कि जब तक राज्य में हमारी सरकार नहीं बनी तब तक आप घुसपैठ ढूंढ दो? क्या उत्तर प्रदेश में उतना खतरनाक नहीं है डेमोग्राफी कल चेंज और घुसपैठ जितनी अचानक बंगाल में हो जाती है? बिल्कुल। क्या आपको क्या नहीं लगता जानबूझ पंकज के जी? उत्तर प्रदेश? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मतलब उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, जैसे आपने उत्तराखंड का मामला बताया, हम लोग राजस्थान में भी देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रशासन करने के लिए नहीं है, वो अच्छा प्रशासन नहीं चला सकती है। ना उग्रवादियों को रोक पाती है, ना आतंकवादियों को रोक पाती है, ना ब्लैक मनी को रोक पाती है। अगर अगर आप इस खबर पर ध्यान दें तो जो ये अपर असम की है, जिसमें ट्रेडर्स से उग्रवादी अब वसूली कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। उनको एक मैसेज दे दिया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप पैसा दीजिए। एक्सटॉर्शन चल रहा है वहां पर। और असम के मुख्यमंत्री उछल उछल के झारखंड में कहीं और कहीं और कहीं और चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, तमाम चीजें की फैला रहे हैं, तमाम चीजें फैला रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, लेकिन अपने ही राज्य में उग्रवादियों को नहीं रोक पा रहे हैं। या ये कहें कि उग्रवादियों को हो सकता है कि समर्थन दे रहे हैं। देखिए, अपर असम वो इलाका है जिसके में लंबे समय से सांप्रदायिकता का खेल खेला जाता है। वहाँ हम्म। मियाँ मुसलमानों को हम बढ़ने नहीं देंगे, लुंगी वालों हम्म। की बाजा बजाएंगे, ये सब नारे हिमंता लगाते रहे। हिमंता तो पिछले 6 महीने से केवल झारखंड में नेतागिरी कर रहे हैं, अपने राज्यों में तो कर ही नहीं रहे। और हम्म। झारखंड यदि असम में आप जाएंगे तो आपको सभी लोग जानते हैं कि सेपरेटिस्ट संगठनों के की पॉइंट के रूप में हिमंता को वहां पे जाना जाता है। वो मतलब नॉर्थ ईस्ट के ये सेपरेटिस्ट कोऑर्डिनेटर हैं। ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को समर्थन देते हैं अपना। बिल्कुल, यदि ऐसा नहीं होता तो मणिपुर में 1.5 साल से शांति नहीं हो जाती। 1 साल से असम और नागालैंड में जो सीमा विवाद हो रहे हैं उसके ऊपर अभी भी आज तक कोई पीस टॉक शुरू नहीं हो रही है। आज हम्म। कल के सनराइज एक्सप्रेस के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट है फर्स्ट पेज के ऊपर कि किस प्रकार से नेशनल हाईवे से अभी भी म्यांमार से आते हुए लोग गाड़ियों से आ रहे हैं। तो हम्म। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय सब चाहते हैं। और चूंकि अपर असम का हिस्सा बांग्ला भाषी लोगों का, जिसको कथित रूप से कह दिया जाता है कि मुस्लिम इलाके हैं, उसके लिए एक इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो राष्ट्रीय खबर नहीं बन पाई कि असम में 1961 से एक अखबार निकलता था जो वहां का पहला बांग्ला अखबार था और एकमात्र अखबार था, प्रजा ज्योति। उसको बंद करना पड़ रहा है। उस अखबार ने बहुत साफ साफ कहा कि सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। उनके विज्ञापन आदि बंद कर दिए गए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 63 साल 64 साल से निकलने वाले बांग्ला अखबार को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि हम्म। अपर असम बांग्ला भाषी इलाकों का इलाका है, जिनको अधिकांश को उन्होंने बोल दिया है कि ये तो घुसपैठी है। तो इस प्रकार की खबरें जो हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कटेंगे बटेंगे वाली है कि हम विविधता में भरोसा नहीं करते हैं। बांग्ला बोलने वालों को हम सभी को घुसपैठी घोषित कर सकते हैं पर पंकज या जी, जिस उनके लिए इस तरीके प्रकार की नहीं। जो जो आपका एक्सप्लेनेशन है उससे उससे ऐसा लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनको सारी बातें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, उग्रवादी क्या कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट क्या कर रहे हैं। इसके बावजूद इनकी नाक के नीचे ये जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा, ये उग्रवादियों को समर्थन दे रहे हैं, उनको पोषित कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने ढेर सारा काम किया है। तो उन्होंने कौन सा काम किया है? क्या उनको नहीं मालूम होगा? उनकी टॉप लीडरशिप को नहीं मालूम होगा? संघ प्रमुख को नहीं मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा? वो तो हेमंता विश्व शर्मा जो कुछ भी कर रहे हैं आरएसएस के इशारे पे ही कर रहे हैं। ओके। जो नफरत की फसल बोई जा रही है वहां आरएसएस पर के इशारे। त्रिपुरा से लेकर हर जगह जो चित्पावन ब्राह्मण है लंबे समय से वहाँ इंचार्ज बने हुए हैं, है ना? हम्म। उसके अंदर हम्म। भावे और देवधर से लेकर ये सभी लोग हैं।
और ये सब लोग वहां पे क्या काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है? इनका काम ही यही है। इन्होंने कोई अलग किस्म का काम थोड़ी ना किया है। तो इन्होंने फिर काम, पंकज जी। आरएसएस आरएसएस क्या काम करता है? हम्म। आरएसएस इस प्रकार से देश की धार्मिक सामाजिक विविधता को समाप्त करके उसकी जगह नफरत के बीज बोने के अलावा करता ही क्या है? जो हम्म। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, हमें घर घर आरएसएस का संदेश लेके जाना है, हर गांव में शाखा लगाना है। तो क्यों लगाना है? यदि शाखा में लठ लेके घुमाना आत्मरक्षा है तो भागवत जी जवाब दें कि 5 लाख रुपए रोज सरकारी खर्चे से उनकी जो सुरक्षा हो रही है, जेड प्लस सुरक्षा की, उसकी क्यों जरूरत है? वो अकेले अपने लाठीधारी जो भूरी पतलून वाले हैं, उनकी सुरक्षा से क्यों संतुष्ट नहीं है? आप जवाब दो ना। आप तो शस्त्र पूजा भी करते हो, तो आप हम्म। अपने शस्त्र वाले जो मोटा पेट निकले बानिए हैं, जो दिन भर दुकान निकाल के टीटी टैक्स चोरी तक करते हैं, उन सबको अपनी सुरक्षा में लाठी लेके क्यों नहीं लगा लेते हो? आपको कौन सा ऐसा खतरा है? बिल्कुल तो सही बात। फर्जी लोग, है ना? तो आप बताओ ना कि 5 लाख रुपए सरकारी व्यय के पर डे जो उनके ऊपर खर्च हो रहे भागवत जी पे, और हम्म। वो बेशर्मी से उस सरकारी सुविधा का फायदा ले रहे हैं। तो आप अपनी सुरक्षा जो रोज लाठी चलाना सिखा रहे हो गांव गांव में शाखा लगा के, वो क्यों करवा हम्म। रहे हो? वो किसकी सुरक्षा के लिए? जो संगठन आपकी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जाहिर है कि ये फर्जी लोग हैं और फर्जी उद्देश्य से लाठी चलवा रहे हैं शाखा में। बिल्कुल सही बात। इनका बहुत ही, इनको अपने भगवा झंडे पे लिख के रखना चाहिए कि मुंह में राम बगल में नाथू राम। इनका नारा ही वो है। ये हर तरफ केओस ही केओस है पंकज जी। एक खबर है जिसमें मतलब एक खबर कल की है, लोगों ने पढ़ी भी होगी। जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है भारत सरकार की, उसकी अध्यक्षता कंपल्सरीली भारत का प्रधानमंत्री ही करता है, कोई और नहीं करता। वो यस। अपॉइंटमेंट, हाँ, कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट्स ने सुबोध कुमार सिंह जो आईएएस ऑफिसर थे, उनको एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है स्टील मिनिस्ट्री में। ये वही आदमी है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का चीफ था, और इसके कार्यकाल में नीट का पेपर 2024 का, यूजीसी नेट का पेपर, सीएसआईआर का पेपर और नीट पीजी का पेपर लीक हुआ था। ये एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है, निश्चित रूप से इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है, और आप इसको फाइनेंशियल एडवाइजर बना रहे हो, एडिशनल सेक्रेटरी बना रहे हो। इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। मैं ये समझना चाहता हूं, इतने भ्रष्ट और इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नरेंद्र मोदी के चहेते क्यों हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की खूबसूरती है कि वो निकम्मे भ्रष्ट लोगों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वो यही है। मैंने एक बार और पहले बोला था कि 2014 के बाद में इस देश हम्म। में एक बड़ा विलक्षण संप्रदाय खड़ा हुआ है। अभी तक आपने अपनी योग्यता पे गर्व करने वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन हम्म। 2014 के बाद में एक पूरा संप्रदाय खड़ा हुआ जब जो अपनी मूर्खता पे गर्व करता है। तो अपनी मूर्खता पे गर्व करना और उसको सार्वजनिक रूप से दिखाना, ये आरएसएस से जुड़े लोगों की पहली विशेष योग्यता है ना? तो बिल्कुल। आप देखिए ना कि पीएससी में सेबी की चेयरमैन नहीं आती, हाँ। उसको लेके झगड़ा होता है। मैंने तो 70 साल में पहली बार देख रहा हूँ कि अलग अलग संसदीय समिति में एक विचारधारा ही नहीं बन रही है, वहां पे झगड़े हो रहे हैं, है ना? कभी हमने तो कभी पीएससी की मीटिंग्स अपने आप चलती रहती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था क्या हो रहा है। तो ये जो है, इन लोगों का मूल रूप से यही है कि यानी सांप्रदायिक एजेंडे को स्थापित करना और संवैधानिक तंत्र को नष्ट भ्रष्ट करना। अभी मैं आपको बताऊं कि ये अखबार में, दिल्ली के अखबार में खबर नहीं आई, हम्म। हेमंत सोरेन के
जो पर्चा भरा हुआ, उनके जो हम्म। प्रस्तावक थे वो क्या नाम है उनका, मंडल मुर्मू, अ, मंडल मुर्मू, मंडल मंडल मुर्मू। मुर्मू, हम्म। उनको खरीद कर हम्म। बिल्कुल सूरत सरी का हेमंत सोरेन का पर्चा कैंसिल कराने की तैयारी कर ली गई। उसमें बड़ा हंगामा हुआ। मंडल मुर्मू को पुलिस ने रोक लिया, चूंकि वहाँ सरकार हेमंत सोरेन की खबर मिल गई कि हम्म। मंडल मुर्मू को निशिकांत दुबे से मिलने चले गए वो, और उसको लेकर बड़ा हम्म। काफी चर्चा होती रही। तो वहाँ सतर्क हो गए। वहां पे बाकायदा प्रूव किया गया कि वहाँ के कुछ जो अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं, और उनकी पूरी प्लानिंग है कि हेमंत सोरेन के पर्चे को, प्रस्तावक हम्म। को फर्जी कह के और कैंसिल करा दिया, जैसे सूरत में हुआ था। तो हम्म। इस स्तर पर ये सब लंपट लोग चुनाव को लेकर आ गए। आप ऐसे कैसे चुनाव लड़ोगे? आपके कैंडिडेट को खरीद लेंगे, आपके प्रस्तावक को खरीद लेंगे, आप क्या करोगे? आप अपना चुनाव प्रचार में आपकी नीतियों को, आपके अच्छे कामों को आप प्रचारित करते रहो। एंड टाइम पे मालूम पड़ा कि आपका प्रस्तावक दिख गया, भाग गया, वो कह दिया कि हमारे दस्तखत ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? अक्षय कांति बम कर लो आप। सही हालांकि बात। कांग्रेस भी इसी टाइप की है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वो राजकुमार पटेल को बुधनी से टिकट दे दिया, जो 20 साल पुराना अक्षय कांति बम था। उसको सुषमा स्वराज के खिलाफ टिकट दिया था, उसने अपना पर्चा कैंसिल करा लिया था इसी तरीके से। उसको हम्म। कांग्रेस ने टिकट दिया अभी बुधनी से, जो 20वीं सदी के अक्षय कांति बम थे। क्या करोगे यार, है ना? तो अच्छा, हमारी जो शुरुआत में बातचीत थी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ये प्रशासन तो चला नहीं पाती हैं और अपराधों को भी रोकने में नाकाम है। उत्तर प्रदेश में शायद आपने एक खबर सुनी हो जिसमें आदेश दिया गया है कि जो डीएम हैं और कमिश्नर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट क्या? नहीं आता है, पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्टमेंट हम्म, नहीं आता है, तो इन डीएम्स और हम्म, कमिश्नर्स की जो एसीआर है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें दर्ज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल। इनके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे, इनको इन्वेस्टमेंट ना आने के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अब जरा सोचिए, जहां हम्म, बहराइच हो रहा हो, जहां इतनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही हो, ठीक है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, वहां इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण सरकारी नीतियां हैं, अधिकारी थोड़ा ना है, और अधिकारी अंडर प्रिविलेज्ड के लिए जो स्कीम्स हैं उन पर ध्यान देगा, अधिकारी वेलफेयर स्टेट के नोशन पर ध्यान देगा, अधिकारी गरीबों पर ध्यान देगा, कि अधिकारी इन चीजों पर ध्यान देगा। मतलब आप एक अधिकारी को मार्केटिंग मैनेजर बना दिए, बाध्य करेंगे तो देखिए मार्केटिंग डीएम, मैनेजर। देखिए जिला स्तर का जो कोई भी अधिकारी होता है, वो हम्म। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए नहीं होता है। इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्टेट सेक्रेटरीज और स्टेट मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो डीएम और कमिश्नर होता है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है कि आपको जमीन चाहिए, आपको बिजली चाहिए, या आपको एसईजेड चाहिए, या ये सब काम डीएम का और कमिश्नर का होता है। ये सब आयुवाश है। मुझे लगता है कि जिला चाहने की अपेक्षा रखने वाले जो हम्म। आईएएस अधिकारी है, उनकी रेट लिस्ट है ये। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम्म। इन्वेस्टमेंट कलेक्टर कैसे ले आएगा? इन्वेस्टर, क्या कलेक्टर के पास में दम है कि वो अमेरिका या केन्या जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टर से मीटिंग कर सकता है? नहीं, उसके आपके पास में प्रदेश में जब, पावर ही नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल सही उसके पास बात है। और पावर ही नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई इन्वेस्टर आना भी चाहेगा सर, तो आप ये तो बताइए पंकज जी कि इतनी ज्यादा डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, इतनी सांप्रदायिकता फैली हुई है, मैं तो देख रहा हूं पिछले 10 15 20 सालों से कोई नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हर साल इन्वेस्टमेंट समिट में ये बात आती है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन रोजगार बढ़ता ही नहीं, क्योंकि असल में इन्वेस्टमेंट जमीन में आता ही नहीं कभी। अब तो देखते हैं ना गाजियाबाद की स्थिति क्या है। जब आप बताइए, देश के 5 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पिछले कई सालों से है, तो यहाँ पर कौन सा अंतरराष्ट्रीय फर्म आके अपना ऑफिस खोलेगी? सही बात। ठीक है। यहाँ पर लगातार 2 साल से बात चल रही कि जो कारखाने डीजल फर्नेस पे चल रहे हैं उनको गैस फर्नेस से बदल दिया जाए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। यहाँ कौन आना चाहेगा?
यहाँ के शहर में आप जो बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, उसकी सड़कें कई सालों से गड्ढों से पटी पड़ी हैं। सड़क बनती है वहां पर और 3 दिन के अंदर टूट जाती है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ कौन आएगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल। और जब ये डीएम का मुख्यमंत्री जी को काम नहीं है भाई, ये तो डीएम का बिल्कुल। ये इसके पीछे ये एजेंडा है कुछ ना कुछ, वो इतना सरल चीज नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ मुख्यमंत्री जी को फुर्सत मिले कटेंगे बटेंगे से, तो वो आगे सोचेंगे कि सड़कें बन जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, बाकी चीजें तैयार हों, उनको तो कोई मतलब नहीं। चूंकि आपने नहीं, लेकिन चूंकि वोट आप, भी उनको इसके लिए नहीं मिलता ना। भाई आप एक चीज हाँ। बताइए, मुझको वोट किसके लिए दे रही है जनता? मुझको वोट सड़क के लिए दिया ही नहीं उन्होंने, वोट बिजली पानी के लिए दिया ही नहीं हमको, वोट ही बिजली कटेंगे बटेंगे के लिए दे रही है जनता। हमको क्या है कि हम पूछ लो, पढ़े लिखे लोग। आज मुझसे एक बड़ा यंग लड़का मुझसे कह रहा कि मैं तो अपने ऑफिस कैंटीन में इसलिए नहीं खाता, खाना खाता हूँ क्यों, हम उसका संचालक मुल्ला है। हम नफरत के उस दौर में चले गए हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम 100 जूते खा सकते हैं, लेकिन ये जो मुल्ले की चूड़ी टाइट होना चाहिए बस। हमारी हम्म। पूरी क्षमता, हम वोट ही उसी के लिए दे रहे हैं। हम वोट किसके लिए दे रहे हैं? तो इसी वही सरकार देगी ना आपको। आपने वोट कभी उसके लिए दिया नहीं है आपने ना, बिजली के लिए, पानी के लिए, कारखाने के लिए कहाँ वोट देते हम? बिल्कुल सही समस्या बात। वो है भैया मेरे, है ना। आपने अभी प्रदूषित शहरों का जिक्र किया था उत्तर प्रदेश के मामले में, और ये कह रहे थे आप कि उत्तर प्रदेश में कौन सी कंपनी अपना ऑफिस आकर खोलेगी। तो दिल्ली में ही कहाँ खोलने वाली है? आप देखिए दिल्ली की हालत क्या है, दीपावली अभी आई नहीं है, और जो PM 2.5 का लेवल है वो ऑलरेडी WHO के मानक से 10 गुना ऊपर जा चुका है, PM 2.5 का। और ये तब है पंकज जी जब भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा COPD मरीज हैं, तब की हालत है। और अभी भैया दीपावली में आने आने तक ही मुझे लगता है और बढ़ेगा, पिछले बार 123 नहीं, गुना ये था। तो अब हम लोग इससे निश्चिंत है, क्योंकि पिछले 10 साल से इसको सालाना स्यापा कहते हैं हम लोग। और दिल्ली ये के लोग इसी लायक है, दिल्ली के लोगों को मजा आती है, वो मरने को घूम रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अपनी सांसों पे संकट उनके जीवन का हिस्सा है। आप देख लीजिए पिछले 2 दिन में क्या हुआ। जब हम्म। दिल्ली में कि हम्म। सांसों का संकट का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक जाम है, उसके हम्म। बावजूद वहां पे दलजीत दोसांझ का कंसर्ट रख दिया गया। बारापूला शरी के इलाके में पूरे लोगों ने पार्किंग करके सड़कें जाम कर दी, पूरा दिल्ली हम्म। थम गई। उधर उसी समय राधा स्वामी सत्संग की परमिशन दे दी गई तो साउथ दिल्ली जाम हो गई। अब आज सुबह से सरदार पटेल की याद में मिनी मैराथन सेंट्रल दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास कर दी गई तो दिल्ली जाम कर दी गई। किसी को चिंता नहीं, आप निश्चिंत रहें। हम लोग चाहते हैं कि किसी दिन मास डेथ हो यहाँ पर, 1 लाख 2 लाख लोगों की। यहाँ पे किसी को सांस की चिंता नहीं है। यहाँ सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो करवा चौथ पे भी पटाखे चलाएंगे और अभी भी पटाखे चलाएंगे, सड़कों पे जाम करेंगे दिलजीत दोसांझ के नाम पे। कौन है? सरकार ही करवा रही नहीं। क्योंकि असल में क्या है कि हमारी जो सरकारें हैं वो डॉक्टर्स और मेडिसिन की एजेंट है। वो उनकी सबसे बड़ी पैसे का जरिया है। इसलिए चाहती कि जितने ज्यादा पेशेंट होंगे, जितने ज्यादा लोग मरने के लिए अस्पताल में जाएंगे, उतने ज्यादा सरकारों को कमाई होगी। इसलिए नारे तो हमको बहुत लगाना है, लेकिन हमको करना कुछ भी नहीं, जानबूझ हम्म। करके किया जाता है। नहीं तो आप बताइए, ग्रेड 3 में हम्म। दिल्ली की सड़कों पे जाम ना हो, इसके लिए दलजीत दोसांझ का शो और राधा स्वामी का सत्संग और मिनी मैराथन, क्या इन तीनों को बंद नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता। क्या वर्क फ्रॉम होम अभी से शुरू नहीं किया जा सकता था? क्या ऑड या इवन अभी से शुरू नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल। जानबूझ कर किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार हों, ज्यादा से ज्यादा लोग दवाई खाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉर्पोरेट अस्पतालों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिकल इंश्योरेंस ले, ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पे बाहर निकल के तथाकथित रूप से पहाड़ों पे जाए, वहां की होटलों में ठहरें। ये सब
पूंजीवादी व्यवस्था का खेल है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन बॉन्ड सरी की चीजें खरीद के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हर जिले में ऑफिस बना सके, तो ये साजिश उनकी है। हमारी बिल्कुल सही मौत, कह रहे हैं। हमारी बिल्कुल सांस, सही बात। हमको किसी की चिंता नहीं, ना जनता को चिंता है। वो हम्म। लक्ष्मी को पूज रहे हैं, अभी लक्ष्मी को पूजने की तैयारी, लेकिन लेकिन वो लक्ष्मी पूज के उस लक्ष्मी जो चपला है उसका जो प्रवाह है वो डॉक्टर और अस्पतालों को करने के लिए तैयार है। हम्म। बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्य है। अभी बिल्कुल। आपको और बताएं कि पूरे जी। पूरे वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंटल इंडेक्स है उसमें हम्म। 180 देशों में 173वें स्थान पर हम्म। बिल्कुल सही है बात। ना। ये चिंता की हमारा कारण ही नहीं है, हम उससे निश्चिंत हैं। मैं अभी उत्तराखंड में था, मैं देख रहा था कि रानी पोखरीचरी की जगह में जो एक नदी बहती है जिसका पाट कम से कम आधा किलोमीटर का है, हम्म। दूर दूर तक उसमें एक बूंद पानी नहीं, सफेद पत्थरों से पट गई है। ये वो नदियां हैं जो पहाड़ से 0 किलोमीटर दूर है। तो हम्म। जो गैर ग्लेशियर नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, वो अक्टूबर में सूख चुकी हैं। बताइए। जो ग्ले देखिए, उत्तराखंड को जो पानी मिलता है वो ग्लेशियर नदियों से नहीं मिलता है। जो ग्लेशियर नदियां हैं, मंदाकिनी, बाद में गंगा, ये सब, वो तो वहां बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे गिरती है। उत्तराखंड को हम्म। पानी कौन से मिलता है? जो गैर हिमालयन नदियां हैं, जो वहां पर सरिताओं से, झरनों से निकलती, उससे मिलता है, और वो सब सूख चुके हैं। अल्मोड़ा के आसपास कई सौ एकड़ में खेती इस साल हुई नहीं, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। बड़ी हम अहम इन बात सबसे है। निश्चिंत हैं, हम निश्चिंत हैं। हमें हमें लगता है कि हम जय श्री राम का नारा लगाएं, पटाखे चलाएं, इसमें हम हम्म। खुश हैं। हमें बिल्कुल कहाँ सही बात। चिंता और है, हमें एक न जगह, सांसों की चिंता है, न पर्यावरण की चिंता है। हाँ बिल्कुल नहीं है। और एक जगह मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था पंकज जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का था, एनआईएच का। उसमें था कि भारत में जो बर्डन ऑफ डिजीज है, उसमें लंग्स की डिजीज का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है, और बहुत जल्द हम दुनिया में नंबर 1 पर होंगे। क्या? और बिल्कुल। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसमें हम 173वें स्थान पर हैं, उससे यही साबित हो रहा है कि हमारी क्या स्थिति होने वाली है। और दीपावली अभी के नाम पर राइट विंग ट्रोल्स ने अभी से सोशल मीडिया पर शोर शुरू मचाना कर शुरू दिया। कर अभी हमारे यहाँ दिल्ली में जो ग्रेड 3 है, उसके दिया। अंदर हॉस्पिटल के पीछे जो आंकड़ा है उसने बताया कि फ्लू और निमोनिया के पेशेंट अचानक बढ़ गए हैं। और जैसे जैसे हवा और खराब होगी तो फ्लू और निमोनिया के पेशेंट बढ़ेंगे, क्योंकि जो सड़कों का जाम है वो सबसे ज्यादा भयावह होता जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में मोस्टली वाहन को उन्होंने सीएनजी में बदल दिया है, और यहाँ हम्म। पर जो पेट्रोल है वो भी गंधक मुक्त है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी मात्रा गैस ने पर्यावरण में बढ़ रही है। वो आप PM2 को नापते रहो, PM4 को नापते रहो, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपकी दम घोटे हुए है। और उसके कारण जो सबसे बड़ा, एक तो अलग तरीके का फ्लू हो रहा है, दूसरा निमोनिया हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से स्मॉग बनता है ना, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है दोस्त, हम हम्म। ऐसे ही मौत की ओर बढ़ रहे हैं। हम जय हम्म। श्री राम के नारे लगाते हुए मौत मौत की ओर जा रहे हैं। तमाशा देखिए, बाकी तो सब नारे हैं, नारों का क्या है। हम लोग काम है कोशिश करके लोगों को ये बातें बताते रहे। पर्यावरण की खबरों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर ये चर्चा नहीं है कि लंग डिजीज बढ़ रही हैं, कहीं ये चर्चा नहीं है कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं। जैसे यही बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, जो आपने अभी बताई कि उत्तराखंड में जो लोगों को पानी मिलता है वो पेरेनियल रिवर्स से नहीं मिलता है, उन नदियों से नहीं मिल रहा है जो हिमालयी नदियां हैं। जबकि लोगों को लगता होगा गंगा यमुना तो वहीं से आ रही है सारी। लेकिन उनको तो कैसे मिलेगा, वहां पानी रुकता कहाँ है वो? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, वहाँ ढाल इतना तेज है कि वो सीधे मैदानी इलाकों के लिए दौड़ती हैं, और सीधे उत्तर प्रदेश, आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा यहाँ पहुंचती हैं। चिंता की बात है निश्चित रूप से। ठीक है पंकज जी, आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।